आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। ईरानी का ये पहलू और स्मृति ईरानी का वो पहलू अलग अलग किरदार हैं या कहीं ना कहीं आकर सिमटते हैं? दिमाग में क्या चलता है? द फैक्ट कि आप 25 साल बाद भी मुझे डिसाइफर करने की कोशिश कर रही हैं, एक पब्लिक पर्सोना के नाते एक उपलब्धि से कम नहीं है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में जब टेक्नोलॉजी हर पब्लिक पर्सोना का आपको हर अंश बताता है कि उनकी सोच क्या है, वो किस दिशा में जाने वाले हैं, आपको ये कंक्लूड करने पर मजबूर कर देता है कि ये तो यही करेंगी। द फैक्ट दैट यू स्टिल डिसाइफरिंग कि व्हाट अबाउट स्मृति ईरानी, द फैक्ट दैट यू तो एक तो वो ये तो आपके पार्टी वाले भी कह देंगे। मुझे लगता है कि आप जिंदगी 4 लाइनों के बीच में नहीं जी सकते। आप जिंदगी किसी और के दृष्टिकोण से नहीं जी सकते। आप जिंदगी अगर किसी और की अपेक्षाओं के अनुरूप जीने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी जिंदगी नहीं है, वो किसी और की जिंदगी, किसी और का प्लान आप जी रहे हैं। आप अपने ही जीवन में फिर कैदी हैं। कुछ लोग हैं धरती पर जो दुआ सलाम नहीं करते, जो मक्खन नहीं लगाते, जिनका जीवन मात्र इस केंद्र बिंदु पर नहीं चलता कि आप क्या सोचते हैं। मैंने मेरी पार्टी का उल्लेख नहीं किया। जिन जिन लोगों ने मुझे अनप्रिडिक्टेबल कहा होगा आपसे, वो निश्चित रूप से उस प्रकार की परिधि में जीते होंगे जिनकी एक्सपेक्टेशन ये होती होगी कि ये किया आपने तो जीवन भर यही करते रहेंगे। मेरी पार्टी, मेरा लीडरशिप भली भांति जानता है कि मुझे जब जब जिम्मेदारियां दी जाती हैं मैं उन जिम्मेदारियों पर खरी उतरती हूँ। तो मेरी लीडरशिप से आपने कभी ये सुना नहीं होगा। तो आपने जब ये, क्योंकि मेरी लीडरशिप ने नाविका जी मुझे हर कदम पर परखा है और मैंने अपनी लीडरशिप को कभी मायूस नहीं किया। मेरी लीडरशिप ने मुझे मुश्किल परिस्थितियों में भी झोंका है और मैंने वहां भी अपने लीडरशिप का झंडा बुलंद रखा है। तो ये कभी भी मेरे किसी लीडर से और परिपक्व व्यक्ति से आपने नहीं सुना होगा। मैंने जो भी निर्णय लिए सार्वजनिक लिए। मैंने ऐसा नहीं है कि किसी कोने में छुप के कुछ किया हो। तो मैंने सार्वजनिक तुलसी आप दोबारा बनी हैं, क्योंकि बहुत कम लोग पॉलिटिकल करियर के बाद वापस ऐसा कमबैक करते हैं। शायद वो इतने अश्योर्ड नहीं है। मैं बहुत ही सेल्फ अश्योर्ड हूँ। मैंने पॉलिटिक्स पर आपने अपने लीडरशिप से बात की थी? मेरा लीडरशिप मुझे बंदी नहीं मानता ना। मेरा लीडरशिप जानता है पर परमिशन नहीं चाहिए होती कि मैं... आप ये सोच रहे हैं कि मेरा लीडरशिप गेस्टापो, ऐसा नहीं है। मेरे लीडरशिप ने हमेशा अलग अलग प्रोफेशन से कई लोगों को मौका दिया है देश की राजनीति में। पिछले हफ्ते भर के तो रेटिंग्स आ गए होंगे। व्हाट इज द फीडबैक दैट यू आर गेटिंग? मैं सिर्फ टेलीविजन की रेटिंग्स पे निर्भर मैंने कभी नहीं किया। हम ओटीटी पे भी हैं, तो ये पहली बार मेरी जीवन में हुआ। मैंने ओटीटी में कभी कोई काम नहीं किया था, पहली बार मैं ओटीटी में अपने आप को देख रही हूँ। लेकिन जहाँ रेटिंग्स का सवाल आ रहा है नाविका जी, वो स्टैंडर्ड हमने ऑलरेडी सेट कर दिया। हम 31 की रेटिंग पे थे। आज कोई भी टेलीविजन नेटवर्क पे कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो मेरी उस रेटिंग तक पहुंच पाए। सबसे खराब में खराब रेटिंग हमारी 22 थी। आज टेलीविजन में कोई नहीं है जो 22 पे भी पहुंच जाए, जब मुझे लगता था अरे हम कितना खराब है। अच्छा, ये बिल्कुल असली घंटी और ये श्री कृष्ण जी तो मैंने आपके ठाकुर जी आपके घर पर भी शायद देखा है मैंने। आप नाथद्वारा में हैं, विराजते हैं। आप कृष्ण भक्त हैं? मैं हूँ। इट इज आई थिंक इट्स अ वेरी ऐसा संयोग है कि जिस घर में मैं पहली बार बम्बई आई और उस घर का नाम, उस बिल्डिंग का नाम शांति निकेतन था। इस घर का नाम, जो काल्पनिक सीरियल है, वो भी शांति निकेतन है। वर्तमान में दिल्ली में मैं जहाँ रहती हूँ वो भी शांति निकेतन है। ये तुलसी के समय से शांति निकेतन? हाँ, ये तुलसी के समय से शांति निकेतन है। और मैं जहाँ दिल्ली में, मुझे कहाँ पता था कि 24 का ये परिणाम होगा, मैं दिल्ली में शांति निकेतन में रहूंगी। इनफैक्ट एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस के लिए बड़ा अजीब था, आप शांति निकेतन में रहते हो? मैंने कहा हाँ।
तो मुझे लगता है कि जेन्युइनली प्रभु की अगर असीम कृपा नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती। आपने इतनी पॉलिटिक्स देखी है, संभव नहीं था 2019 का चुनाव अमेठी से जीतना, क्योंकि वो अनविनेबल सीट है। वहां पर दिग्गजों की जमानतें जब्त हुई हैं, मेरी कभी जमानत जब्त नहीं हुई वहां पे। शरद यादव वहां से लड़े हैं, आई थिंक काशीराम जी भी शायद लड़े हैं, मेनका गांधी लड़ी हैं। लोगों की, दिग्गज नेताओं की जमानतें जहां से जब्त हो, वहां पे जीतना वो भगवान के अलावा और कोई संभव नहीं करा सकता। लेकिन 2024 की हार, 14 में भी हार हुई थी, बट जीत के हारना, हार के जीतने वालों को तो बाजीगर कहते हैं लेकिन जीत के हारने वाले को क्या कहते हैं? जीत के बाद हारना। और मैं हमेशा कहती हूँ कि किस्मत सिर्फ जीत नहीं लिखती, कई बार हार लिखती है। मैं 2004 में भी हारी थी दिल्ली में। जी, आप सोचिए, मैं कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ी थी 2004 में। अगर 2004 का चुनाव जीतती तो क्या 14 में अमेठी लड़ती? और 2004 में जब अगर जीत जाती तो फिर तुलसी का क्या होता? तो तुलसी का क्या होता? हाँ, ये होता तो वो होता, फिर वो होता तो ये होता। तो क्या पता आज से 5 साल बाद आप कहती अरे 24 में नहीं हारती तो ये नहीं करती, क्या पता आप तब इंटरव्यू करने आए। तो आप 2029 में तुलसी होंगी या वापस? वो तो ठाकुर जी जाने, कब कहाँ क्या होंगे वो ठाकुर जी जाने। लेकिन आज की पॉलिटिक्स, ट्रम्प 32 बार क्या कह रहे हैं, 33 बार क्या कह रहे हैं, 34 बार क्या कह रहे हैं। आई थिंक भारत ने कल जो स्टेटमेंट दिया है रशियन ऑयल परचेज के संदर्भ में, वो अपने आप में बहुत सारी भूमिकाओं को दर्शाता है। बहुत ही मेजर्ड स्टेटमेंट है भारत का। मैंने हमेशा मंत्री के नाते भी कहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी पे MHA और जियोपॉलिटिकल पोजीशंस जो हिंदुस्तान की हैं उस पे MEA को ही बोलना चाहिए। लेकिन नागरिक के नाते मुझे लगता है, आप अगर कहते हैं कि आप चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, आपके देश के प्रधानमंत्री बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि हम तीसरी, दूसरी, पहली पायदान तक पहुंचना चाहते हैं, बैठे, तो ये स्वाभाविक है कि जियोपॉलिटिकली अब आपको एक नए दृष्टिकोण से देखा जाएगा। ये स्वाभाविक है कि जिन पायदानों पर आप पहुंचना चाहते हैं वहां के लोग नहीं चाहेंगे कि आप बड़ी आसानी से उन उपलब्धियों तक पहुंचे। कल का स्टेटमेंट हर हिंदुस्तानी को पढ़ना चाहिए। लेकिन सवाल उठते हैं, और सवाल ये उठने भी चाहिए, वो संसद का स्वभाव है। संसद बनी ही उसके लिए है कि सवाल उठे और सरकारों का जवाब। बाहर आम आदमी भी पूछता है कि कल तक ट्रम्प हमारा बेस्ट फ्रेंड था, आज रोज सुबह होके कुछ क्योंकि सास भी कभी बहू थी, थोड़ा एक सास, क्योंकि ट्रम्प भी कभी दोस्त था, इस वॉट। हाँ, ट्रम्प भी कभी दोस्त था। मुझे लगता है कि वो अपने देश के हिसाब से उनको जो स्ट्रैटेजी उनके देश के लिए ठीक लगती है वो कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की अर्थव्यवस्था या सिक्योरिटी नीड्स के लिए जो दरकार है वो पोजीशंस ले रहे हैं। इंटरनली ट्रांजैक्शनली ट्रेड डील में क्या परिचर्चाएं हो रही हैं वो ना आप जानती है ना मैं जानती हूँ। और मोदी है तो मुमकिन है भाई, ही विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन इंडियाज स्टैचर, ऑन इंडियाज ट्रेड नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स। इतना तो हर भारतीय अश्योर्ड है। स्टेटमेंट भारत जो भी दे, लेकिन पार्लियामेंट जब चल रही होती है और आप राहुल गांधी को सुने तो आपको कहीं भी एक कन्विक्शन नहीं होती कि आप अपनी ऑपोजिशन को समझा पा रहे हैं। तो अगर आप ऑपोजिशन को नहीं समझा पा रहे तो देश को कैसे समझाएंगे? ऑपोजिशन स्वभाव से ही समझना नहीं चाहता है, इसीलिए तो ऑपोजिशन है। अगर आपकी अपेक्षा है कि सरकार कोई तथ्य को प्रस्तुत करेगी और ऑपोजिशन उसको स्वीकार करके शांत हो जाएगा, तो वो ऑपोजिशन नहीं है ना। ऑपोजिशन ने एक स्वभाव बना लिया है कि सरकार कुछ भी करे, सरकार कुछ भी कहे, उनको नकारना है। जहां तक कि देश का सवाल है, मुझे लगता है देश कन्विंस है तभी तो बार बार मोदी को प्रधानमंत्री बना रहा है। देश कन्विंस नहीं होता तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते। लेकिन सवाल तो उठते हैं कि अगर वोटर रोल रिवीजन है तो नाविका जी, जहां तक कि SIR की आप बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो प्रोसेस कर रहा है वो क्या कर रहा है कि फर्जीवाड़ ना हो। करेक्ट। अब फर्जीवाड़ ना हो, क्या ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है? लेकिन राहुल गांधी कहते हैं उनके पास एक एटम बॉम्ब है। वो तो कब से एटम बॉम्ब लेकर घूम रहे हैं, फट नहीं रहा है ना। हट रहा है कहाँ? 2024 में वो मेजॉरिटी नहीं आई। प्रधानमंत्री कौन है? फटा होता
प्रधानमंत्री कोई और होता ना। क्या आपकी नेगेटिव पॉलिटिक्स एक दशक, ऑलमोस्ट 1.5 दशक, जब आपको फलस्वरूप राष्ट्र को कुछ दे नहीं रही है, तो आप मुझे आज 1 दशक बाद भी उनके उसी स्वभाव के बारे में सवाल कर रहे हैं? आपका सवाल नहीं बदला क्योंकि उनका स्वभाव नहीं बदला है। आपका आउटलुक बदला है? मेरा आउटलुक कैसे बदलेगा जब आउटकम नहीं बदल रहा? तो अगर मैं आपसे पूछूं राहुल गांधी, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे हो सकता है? कैसे आए? आप मुझे कोई ठोस मुद्दा दीजिए ना जिस But पर what उनका does Rahul कोई। Gandhi stand for? For me, opposition, mindlessly. Mindless opposition. Because there is nothing of substance that is being brought that will help a political dialogue more fruitful in parliament. It is about a personal war that is being waged against the Prime Minister. But the Supreme Court yesterday, in the Rahul Gandhi case, defamation case on पिटाई हो गई आर्मी वालों की, and China has taken 2,000. It said that